तो अपन ने लाइफ प्रोसेस के अंदर अपन ने पढ़ लिया था, डिफरेंस पढ़ लिया था ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक में। ऑटोट्रॉफिक मींस जो खुद की फीडिंग, खुद का न्यूट्रिशन खुद ही बना ले, खुद का खाना, वो होता है अपना ऑटोट्रॉफिक। और हेटेरोट्रॉफिक जो किसी अदर पे या दूसरे पे डिपेंडेंट रहे, वो क्या कहलाता है अपना हेटेरोट्रॉफिक। ठीक है, अब अपन बात करेंगे ऑटोट्रॉफिक जो है उसको अपन आज थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। ऑटोट्रॉफिक के एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएंगे? प्लांट्स और किसमें? एल्गी। ठीक है ना, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। और यही अपना टॉपिक है अगला, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स भी कह सकते हैं, या फिर न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। ठीक है, अब देखो अपन बात कर रहे हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट्स की, तो सिंपली मैं बात करूं, प्लांट्स या फिर कोई भी ट्रीज वगैरह होते हैं, ठीक है, उसके अंदर जो चीजें, अगर आपको पता होगा यहाँ पे क्या होती है, अपनी जो भी लीव्स होती है मोस्टली, है ना, ये आपका नीचे का हिस्सा होगा, लेकिन जो परफॉर्म करती है मोस्टली, वो आपकी परफॉर्म करती है किसी भी प्लांट के अंदर, वो उसकी होती है लीफ। किसके काम के लिए? न्यूट्रिशन पर्पस के लिए। ठीक है, अब बात आती है कि न्यूट्रिशन जो भी प्लांट खुद ही बनाएगा, तो उसमें कौन कौन से कंपोनेंट हैं, कौन कौन से कंपोनेंट को वो कन्वर्ट करके उसको अल्टीमेटली क्या मिलने वाली है? एनर्जी। अब एनर्जी उसे चाहिए, तो एनर्जी वो कैसे बनाएगा, क्या क्या चीजें होगी, क्या क्या गैसेस चाहिए, क्या क्या रॉ मटेरियल चाहिए, उस सब के अपन बारे में बात करेंगे। तो सिंपली अगर मैं बात करूं किसी भी एक सिंपल, ये मान लीजिए एक पूरा ट्री है, तो उसका मैं एक सिंपल लीफ ले लेता हूं इस तरह से। ठीक है, ये अपनी एक लीफ हो गई। और लीफ कैसी होती है? मोस्टली अपनी ग्रीन होती है। लीफ का भी अगर मैं एक सिंपल पार्ट निकालूंगा, उसको भी डाइसेक्शन पढ़ेंगे। उसको पहले पढ़ने से पहले हम सब जानते हैं ट्री में जो प्रोसेस होती है, प्लांट्स में जो प्रोसेस होती है, वो होती है अपनी फोटोसिंथेसिस। आपको दो पार्ट्स पढ़ाए थे कि दो टाइप होते हैं किसके अंदर? ऑटोट्रॉफिक में, एक तो कीमोसिंथेसिस और फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के अंदर क्या होता है? वो प्रोसेस जिसके थ्रू प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं। ये तो डेफिनेशन आपने 8th में पढ़ी। अब यूजुअली अब जो अपन डेफिनेशन पढ़ेंगे वो क्या है कि फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस है जिसके अंदर जो इनऑर्गेनिक मटेरियल्स आपके पड़े हुए हैं, उसको वो एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए जो प्रोसेस है, वो क्या कहलाएगी? आपकी फोटोसिंथेसिस। तो CO2 आपके एनवायरनमेंट में है, और वाटर कहां से लेता है? बाय द हेल्प ऑफ रूट्स। ठीक है, और जब ये क्लोरोफिल और सनलाइट के कांटेक्ट में आते हैं, तो ये क्या करते हैं? जो एनर्जी है वो रिलीज करते हैं, दैट इज C6H12O6 प्लस O2। तो ये जो कंपोनेंट बना, ये ऑर्गेनिक जो कंपोनेंट बना, ये है आपका कॉम्प्लेक्स एनर्जी का एक मॉलिक्यूल है, जिसको अपन कहते हैं ग्लूकोज। और ग्लूकोज क्या है? ग्लूकोज का मतलब है, इसका मतलब यहां पे क्या फॉर्म हो गई है? एनर्जी। और ये इसका फूड, इसका फॉर्म हो गया, दैट इज ग्लूकोज। ये अब ये जो प्रोसेस है, इसको कंप्लीट अपन कहते हैं फोटोसिंथेसिस। अभी तक अपन लोगों ने क्या पढ़ रखा था? सिंपली आप पढ़ते थे कि क्या पढ़ते थे फोटोसिंथेसिस में? कि बेसिकली वो सिंपल अपना फूड बनाने की जो प्रोसेस है, वो फोटोसिंथेसिस है बाय द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल। अभी क्लोरोफिल कहां होता है, कैसे होता है? तो लेकिन एक ओवरव्यू समझ में आया कि जो एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड है, वो लीव्स लेगा, और इस लीव्स की यहाँ पे जो स्टेम्स होती हैं इस तरह से, वहाँ पे वाटर आता है, और यहाँ पे जो क्लोरोफिल है इसके अंदर, यहाँ पे क्या होता है? जब आप इसका डाइसेक्शन करते हो, तो इस तरह से सिंपली इसका जब डाइसेक्शन कर रहे हैं, इस तरह से अलग अलग सेल्स बनते हैं, है ना। इन सेल्स के अंदर यहां पे एक चीज होती है दैट इज कॉल्ड एज
क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल। तो ये जो क्लोरोप्लास्ट है, ये जो क्लोरोफिल है, एक सिंपली एक ग्रीन पिगमेंट होता है। ये ग्रीन पिगमेंट की प्रेजेंस क्यों रिक्वायरमेंट है? अगर ये मान लीजिए CO2 है, H2O है और क्लोरोफिल नहीं है और सनलाइट भी है, तो जो ये कंपाउंड बनेगा ये कभी पॉसिबल नहीं है। क्योंकि ये जो टर्म्स आती है, देखो ये सिंपल आपने भी पढ़ा होगा अभी केमिस्ट्री में, आपकी क्या होती है, एक सिंपल केमिकल रिएक्शन है। और ये क्या बोलते हैं, इसको पढ़ाओ तो, जब भी किसी रिएक्शन के ऊपर जो कंपोनेंट उसको बोलते हैं कैटेलिस्ट। कैटेलिस्ट का काम क्या होता है? इज टू इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन और मे डिक्रीज द, तो और यहां या तो इंक्रीज करेगा, डिक्रीज का, या फिर वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो इस केमिकल रिएक्शन के इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि क्लोरोफिल और सनलाइट का प्रेजेंस होनी एकदम नेसेसरी। अगर ये नहीं होंगे तो ये जो रिएक्शन है ये कभी बनेगी ही नहीं। तो क्लोरोफिल कहां पे प्रेजेंट होता है? क्लोरोप्लास्ट में, ठीक है। और क्लोरोप्लास्ट सिंपली हर लीफ की अगर एक सिंपल इसका बाइसेक्शन करता हूं तो ये चीज समझ में आती है, ठीक है। तो अपना जो फोटोसिंथेसिस आपको समझ में आया क्या है? सिंपली जो एटमॉस्फेयर है आसपास से, वहां से कार्बन डाइऑक्साइड को लेना, और जो इसकी स्टेम्स है, रूट्स है, वहां से वाटर होगा, और जैसे ही क्लोरोफिल और सनलाइट उसको दोनों ही मिली तो वो जो अपना जो एनर्जी कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है C6H12O6, दैट इज ग्लूकोज, और साथ ही साथ क्या रिलीज करेगा? ऑक्सीजन। इसलिए तो कहते हैं कि जो आपके ट्रीज हैं, प्लांट्स हैं, वो क्या रिलीज करते हैं? ऑक्सीजन। और क्या एब्जॉर्ब कर लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड हम सब जानते हैं क्या है, क्या अपने एटमॉस्फेयर के लिए अगर एक्सेस मात्रा में हो जाए यूजफुल है या यूजफुल बेकार है? जो पॉल्यूशन क्रिएट कर रही है, अल्टीमेटली जो सब कुछ हो रहा है, जितने भी एडवर्स इफेक्ट्स हो रहे हैं वो किसकी वजह से होते हैं? हो रहे हैं CO2। तो सोचो अगर एक पेड़ लगता है तो वो CO2 को एब्जॉर्ब करता जा रहा है, मतलब वो पॉल्यूशन को ही रोक ही नहीं रहा, आपको एयर अच्छी नहीं दे रहा, साथ ही साथ आपकी जो एनवायरनमेंट में जो खराब जो एयर है जिसकी वजह से पॉल्यूशन होता है उसको भी रोक रहा है। तो इतनी इंपॉर्टेंस है आपकी एक ट्री की, एक प्लांट की, ठीक है। तो अब लिखिए सिंपली, ये बाद में बनाना, फिर मैं बनवाऊंगा। लिखो फोटोसिंथेसिस, नेक्स्ट हेडिंग डालिए यही ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। फोटोसिंथेसिस, photosynthesis is the process by which autotrophs means जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन पे करते हैं, लाइक प्लांट्स, एल्गी, है ना, by which autotrophs, process by which autotrophs take in substances from the outside and convert them into stored form of energy, full stop. This material is taken in the form of CO2 and water. क्या ले रहा है? CO2 and water, which is converted into, सिंपली ये क्या है? एक एनर्जी है, और एनर्जी आपको पता है किससे मिलती है? ऑर्गेनिक कंपाउंड है। क्या ग्लूकोज एक कार्बोहाइड्रेट का ही तो फॉर्म है, तो यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट भी बोल सकते हैं, और स्पेसिफिकली ये किसका फॉर्मूला है? ग्लूकोज का, ठीक है। तो आप सिंपली लिख सकते हो विच इज कन्वर्टेड इनटू कार्बोहाइड्रेट्स in the presence of
सनलाइट एंड क्लोरोफिल, सनलाइट एंड क्लोरोफिल, फुल स्टॉप। फिर लिखिए इसी में कार्बोहाइड्रेट्स आर यूटिलाइज्ड फॉर प्रोवाइडिंग एनर्जी टू दी प्लांट्स, एनर्जी टू दी प्लांट्स। और फिर नीचे ये लिखिए ये वाली इक्वेशन, एक सीधी लाइन में लिखना है ना, CO2 प्लस H2O फिर आयरो पूरी। लिख ली? अच्छा लिख लो। हो गया? अब देखो, अब यहां की जो फोटोसिंथेसिस है, अगर मैं फोटोसिंथेसिस में बात करूं तो तीन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट अकर हो रहे हैं। पहला इवेंट क्या हो रहा है कि जो ये कंपाउंड्स ले रहा है ना, देखो पहला क्या ले रहा है, ये लाइट एनर्जी ले रहा है सनलाइट, और सनलाइट एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर दे रहा है, लाइट एनर्जी के थ्रू एक केमिकल रिएक्शन बन रही है और उस केमिकल रिएक्शन की वजह से एक केमिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट फॉर्म हो रही है। ठीक है, पहली चीज ये हो गई। ठीक है, दूसरी चीज, जो आपका कार्बन का कंपाउंड कहां था, यहां था, और इधर क्या था, वाटर था। कार्बन के कंपाउंड को किसमें कन्वर्ट कर दिया, कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट हो गया, और जो आपका वाटर मॉलिक्यूल था वो आपका किसमें कन्वर्ट हो गया, ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो गया। तो इसका मतलब तीन इवेंट अकर हुए कि लाइट एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो गई, केमिकल एनर्जी में, और जो कार्बन का जो कंपाउंड था दैट इज CO2, जो कार्बन डाइऑक्साइड था वो किसमें कन्वर्ट हो गया, मतलब कार्बोहाइड्रेट्स में, या फिर मैं सिंपली कह सकता हूं ऑर्गेनिक मटेरियल। ऑर्गेनिक मटेरियल का मतलब होता है जो टोटली कार्बन और हाइड्रोजन इनसे मिलके बने, और ऑक्सीजन भी है ना, कार्बन कंपाउंड्स, तो किसमें कन्वर्ट हो गया, कार्बोहाइड्रेट में। और जो आपका तीसरा बात थी कि जो वाटर है वो किसमें कन्वर्ट हो गया, आपका ऑक्सीजन में। तो इन तीनों ही बातों को लिख लीजिए। लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, द फॉलोइंग इवेंट्स occur during the photosynthesis। फोटोसिंथेसिस, ये वाला मार्क लगा के पहला पॉइंट लिखिएगा, ये वाला लगा के नीचे। एब्जॉर्प्शन, और लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के लिए उसको, लाइट एनर्जी किसने एब्जॉर्ब करी, जो भी ये लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब करी प्लांट की, कौन से कंपोनेंट ने करी, लीफ ने, और लीफ में अगर मैं बात करूं स्पेसिफिक, क्लोरोफिल ने। ठीक है ना, तो लिखिए पहला पॉइंट, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। सेकंड लिखिए, conversion of light energy to chemical energy and splitting of water molecules into हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन।
आपने एक चीज केमिस्ट्री में अगर थोड़ी बहुत पढ़ी होती होगी कि लाइक अगर H2O ब्रेक होता है तो दो प्रकार के आयन बनाता है, इस तरह से पढ़ा है आपने, ये पढ़ा है कि जब वाटर मॉलिक्यूल ब्रेक होता है तो एक तो H प्लस आयन बनाता है और OH नेगेटिव, एसिड एंड बेस के अंदर बोलते हैं ना कि अगर एसिड है तो उसमें कौन सा आयन होगा, प्लस, और इसमें OH नेगेटिव। तो इसी तरह अगर सिंपली H2O की बात करें तो इसका जो हाइड्रोजन था वो कहाँ गया, हाइड्रोजन यहाँ पे आ गया इस वाटर का, और जो ऑक्सीजन था वो यहाँ पे आ गया सिंपली, ठीक है ना। थर्ड पॉइंट लिखिए, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू carbohydrates, to carbohydrates। अगर सिंपली मैं इसको एक किसी प्रोसेस के थ्रू शो करना चाहूं तो ऑटोट्रॉप्स क्या यूज करते हैं, सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल्स आउटसाइड दी एनवायरमेंट, और इसी सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल्स को वो किस में कन्वर्ट कर देते हैं, हाई एनर्जी कॉन्टेनिंग मॉलिक्यूल्स, दैट इज कार्बोहाइड्रेट या फिर ग्लूकोज, हाई एनर्जी कॉन्टेनिंग मॉलिक्यूल्स दैट इज ग्लूकोज या कहूं या फिर कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो ये अगर कोई आपसे सिंपली बोले कि भाई फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस क्या है, ऑटोट्रॉप्स किसको यूज, ऑटोट्रॉप्स क्या करते हैं, सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल थे जैसे कि वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड, उसको किसमें उन्होंने कन्वर्ट कर दिया, हाई एनर्जी जो कॉन्टेनिंग मॉलिक्यूल्स है दैट इज ग्लूकोज और कार्बन, और किसकी प्रेजेंस में, क्लोरोफिल एंड सनलाइट, बाय दी हेल्प ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट। तो इस चार्ट को आप बना लीजिए। डोर क्लोज हो, बस। तो फोटोसिंथेसिस की आपको रिएक्शन अगर आपसे कभी भी कोई पूछ ले तो आप बता सकते हो CO2 प्लस H2O, और हाँ उस CO2 प्लस H2O आपने लिखी उसको आप बैलेंस करना आता है आपको, सिंपली तो बैलेंस करो एक बार, क्या बनेगी ये लिखने के बाद बैलेंस करो। आपका जो बैलेंसिंग वाला है ना, फर्स्ट यूनिट में पढ़ते हो ना, बैलेंस करना इक्वेशंस, 6 हाँ तो सब जगह कॉमन हो रहे हैं ना, ठीक है, बैलेंस करके लिख लेना, और नहीं भी लिखती हो तो ठीक है, वैसा इतना कुछ नहीं होता, लेकिन ठीक है, अच्छा है लिख दिया तो।
हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, रॉ मटेरियल्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। रॉ मटेरियल्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। रॉ मटेरियल का मतलब क्या होता है? इंग्रेडिएंट चाहिए होते हैं, या फिर जैसे सिंपल हिंदी लैंग्वेज में बोलते हैं कि कच्चा जो माल चाहिए होता है ना किसी भी चीज को बनाने के लिए। तो यहाँ पे तो कच्चा माल से कोई रिलेशन नहीं, यहाँ का मतलब है कि क्या क्या इंग्रेडिएंट चाहिए फोटोसिंथेसिस। तो आप खुद बताइए क्या क्या चाहिए? CO2 चाहिए, ठीक है बिल्कुल। वाटर चाहिए, सनलाइट चाहिए और क्लोरोफिल। तो कितने हो गए? 4। तो पहला लिख लीजिए सनलाइट, सेकंड क्लोरोफिल, और सनलाइट, क्लोरोफिल का काम क्या है? सनलाइट को एब्जॉर्ब करना। तो उसके आगे लिखिए सनलाइट एब्जॉर्ब्ड बाय दी, सनलाइट एब्जॉर्ब्ड बाय दी क्लोरोफिल। थर्ड लिखिए CO2। CO2। अब मेरे को बताइए CO2 जो है वो कहां से मिलेगी उसे? एटमॉस्फेयर से। ऐसा नहीं है कि CO2 एनवायरनमेंट में एक बैलेंस होता है, CO2 होना भी जरूरी है, लेकिन अपन ने जो व्हीकल्स इतना पॉल्यूशन कर करके CO2 को क्या इतना बढ़ा दिया। CO2 क्या है? ग्रीन हाउस इफेक्ट पढ़ा होगा आपने, पढ़ा है कहीं 8th में 9th में, है ना? तो ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता था कि CO2 एक ऐसी गैस है जो क्या करती है, एक ब्लैंकेट बना लेती है पूरे अर्थ की सरफेस पे। अभी शायद आपके वो चैप्टर हट गया है, वो टॉपिक 10th में भी है, इवन वो आप एनवायरनमेंट पढ़ोगे ना अभी इसमें, तो वहां पे अपन पढ़ेंगे। तो CO2 होना मतलब जरूरी है, लेकिन अभी अपन ने क्या उसको बहुत एक्सेस में बढ़ा दिया है। उसकी वजह से क्या होता है, अभी देख रहे हो आप, अभी खुद महसूस कर रहे हो कि अभी मार्च लगा ही है और इवन ऐसा लग रहा है कि अप्रैल आ गया है। पहले इतनी, इवन हमारा जैसे अपना स्कूल के रिजल्ट्स आया करते थे 31 अप्रैल को आते थे ना, 31 मार्च को, यही तो टाइम होता था। तब भी हम लोग स्वेटर पहन के जाया करते थे। और अभी तो हालत है कि भी फरवरी के भी चल रहा है और फरवरी जस्ट खत्म ही हुआ है और अभी भी इतनी गर्मी सी होगी। क्यों हो रहा है? क्योंकि जो ओवरऑल जो टेम्परेचर है अर्थ का वो बढ़ता जा रहा है डे बाय डे ड्यू टू द पॉल्यूशन। तो इसी को अपन क्या बोलते हैं? ग्लोबल वार्मिंग। जो ओवरऑल जो अर्थ का ग्लोबली टेम्परेचर वो इंक्रीज हो रहा है। तो CO2 होना जरूरी है, लेकिन वो एक्सेस अमाउंट में बढ़ गया। तो अब CO2 बात एटमॉस्फेयर में है, प्लांट को चाहिए, तो प्लांट का जो कौन सा पार्ट है वो लेगा? सिंपली लीव्स। अब लीव्स में भी हमने बात करी कि क्लोरोफिल तो लाइट को ले लेगा। एक टर्म आता है स्टोमेटा, व्हाट वी से, ये क्या करता है कि जो एक्सचेंज ऑफ जो गैसेस है, मतलब ये मान लीजिए लीफ है आपकी, यहां पे ये क्या इनटेक करेगा? CO2, और क्या वापस रिलीज करेगा? ऑक्सीजन। ये रिलीज करेगा इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो अब ये कैसे करेगा? तो ये बाय द हेल्प ऑफ स्टोमेटा करेगा। हर लीफ के अंदर इस प्रकार का एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, और ये यहां पे इस तरह से एक झल्ली होती है, और ये यहां पे इस तरह से कुछ सेल्स होते हैं जिनका भी पर्पस बताएंगे, ठीक है। तो इसको बोलते हैं एक स्टोमेटा। तो ये इसके थ्रू जब इसको ऑक्सीजन चाहिए, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, तो ये क्या कर जाएगा? खुलेगा और ऑक्सीजन को लेगा, और इसको वापस रिलीज करनी है लाइक ऑक्सीजन, तो अगेन करेगा। और अब वाटर है, अब इस पे कुछ इफेक्ट्स आते हैं, वाटर की वजह से स्वेल होता है, वो सब भी पढ़ेंगे। लेकिन अपन को एक चीज समझ में आई कि CO2 के एक्सचेंज के लिए या गैसेस के एक्सचेंज के लिए क्या काम करेगा? स्टोमेटा। तो CO2 के आगे लिखिए, हाँ, लाइट एब्जॉर्ब करेगा, और जो स्टोमेटा का पर्पस क्या हो जाएगा? अभी गैसेस को अभी पढ़ेंगे स्टोमेटा। पहले लिखिए CO2 के आगे, CO2 एंटर्स थ्रू स्टोमेटा एंड ऑक्सीजन इज रिलीज्ड एज बाय प्रोडक्ट थ्रू
स्टोमेटा ऑन लीफ, स्टोमेटा ऑन लीफ। और फोर्थ जो रॉ मटेरियल दैट इज वाटर, बाय प्रोडक्ट थ्रू स्टोमेटा ऑन लीफ। वाटर में लिखिए फोर्थ में, वाटर dissolved minerals like waters dissolved minerals like nitrogen, phosphorus, etc. are taken up by the roots from the soil, taken up by the roots फ्रॉम दी सॉइल। हम सब जानते हैं वाटर अपन को कहां से मिलेगा, जो रूट्स हैं। अपन पानी देते हैं तो उसकी कहां, क्या पेड़ पे उसकी लीव्स पे पानी देते हो, हमेशा रूट्स में पानी देते हो। इसका मतलब क्या चीज है कि जो भी कोई भी प्लांट है, कोई ट्री है, वो जो वाटर है या फिर जो भी आप लाइक आप खाद भी देते हो तो आप वहां कहां देते हो, रूट्स में। तो वो पानी के साथ डिसॉल्व होके किसकी हेल्प से जाता है, रूट्स की हेल्प से। अभी इसको प्रोसेस को अपन पढ़ेंगे भी, जब अपन ट्रांसपोर्टेशन अभी पढ़ेंगे ना इसके अंदर कि कैसे जाता है, वो एक अलग टॉपिक है कि भाई वो एंटी ग्रेविटी कैसे फ्लो करता है, एक सक्शन प्रेशर क्रिएट हो, वो अपन बात करेंगे। लेकिन बाय द हेल्प वाटर कैसे जाएगा, सिंपली रूट्स की। बिल्कुल, क्या अगर ह्यूमिडिटी होगी, जहां भी ह्यूमिडिटी होती है, जैसे नीचे साउथ वाला रीजन है वहां ह्यूमिडिटी है, तो वहां पे क्या है, वहां पे जितने भी प्लांट्स उनको इजीली पानी मिलता है, भाई लीव्स के अंदर पानी मिल गया उनको इजीली। और वो क्या होता है कि लेकिन जो मोस्टली होता है वो पानी कहां से लेगा, रूट्स की प्रोसेस। क्या क्या जो आसपास जो ह्यूमिडिटी होती है, हाँ, उस पानी को स्टोमेटा से लेते हैं। स्टोमेटा का पर्पस पानी लेने का है नहीं, तो आसमान से कहां से लेते हैं। स्टोमेट पानी के लिए जो सिंपली होगा ना, वो क्या होती है, एक प्रोसेस होती है। जैसे मान लीजिए ये स्टोमेटा है, अभी जब इस पे वाटर का फ्लो होगा तब इस खुल जाएगा, तो क्या होगा, फिर वो वाटर का एक्सचेंज हो सकता है पॉसिबल, ठीक है ना, ऐसा। तो इतना समझ में आया। अब अपन स्टोमेटा का जो पर्पस है प्रॉपरली वो पढ़ते हैं कि कैसे काम करता है, क्या क्या है इसके अंदर, क्या क्या कंपोनेंट है इसके। अब देखिए स्टोमेटा को अगर मैं सिंपली डिफाइन करूं तो क्या है, एक प्रकार के छोटे छोटे टाइनी पोर्स हैं इन दी लीफ। लीफ के अंदर छोटे 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 छोटे, एक नहीं होते, एक लीफ के अंदर हजारों स्टोमेटास भी हो सकते हैं। अपन बात करेंगे एक की कि वो कैसे लेगा, क्या क्या करेगा। तो अब देखिए स्टोमेटा का जो स्ट्रक्चर अभी मैंने आपको बनाया भी था, ये स्टोमेटा है आपका, इसको पूरा ब्लैक कर लीजिएगा ना। ये यहां पे क्या कर रहा है, ओपन हो रहा है। मतलब ओपन कब होगा, क्यों होगा, लेकिन अपन को पता चल रहा है ये जो फिगर है, ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा। फिर सिंपली जब ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस नहीं करना होगा तो ये क्या कर जाएगा, क्लोज हो जाएगा। अभी क्या है, ओपन है। और ये जो इसके ब्लैक ब्लैक है ये बिल्कुल क्लोज हो जाएंगे। और ये यहां पे इसके सिंपली होते हैं, इसको बोलते हैं अपन, ये जो है ना, ये इसको बोलते हैं अपन गार्ड सेल्स। अब इसको ओपन और बंद कौन करता है, विद द हेल्प ऑफ गार्ड सेल्स। और ये वाला जो पार्ट है ये सिंपली है आपका क्लोरोप्लास्ट।
प्लास्ट। तो अगर कब ओपन होगा कब क्लोज करना है ये कौन करेगा, गार्ड सेल्फ की हेल्प से होगा। और जब वाटर इसके थ्रू फ्लो होता है, मतलब लाइक पानी जो इसने रूट्स के थ्रू लिया है, जब पानी यहां से फ्लो होगा तो ये क्या करेंगे, हमेशा स्वेल कर जाएंगे। स्वेल मीन्स होता है फूल जाएंगे। और जब पानी रहेगा ही नहीं तो ये क्या रहेंगे, हमेशा क्लोज फॉर्म में रहेंगे। तो सिंपली पहले एक बार स्टोमेटा का स्ट्रक्चर बनाओ, फिर उसके बारे में बात करते हैं अपन। हाँ, और ये वाला जो इलाका है ना, ये पूरा ये जो बीन्स की फॉर्म में लग रहा है, ये आपका क्या हो गया, क्लोरोप्लास्ट। नहीं 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 नहीं, वो आप उसको ढंग से देखना। ये जो गार्ड सेल्स है ना, ये इनका काम है, इसको बनाओ आप एक बार। और ये क्या हो गया आपका सिंपली आप क्या कह रहे थे कि ये, हाँ हाँ, तो ये गार्ड सेल ही है ना। किसको, इसको कह रहे हो ना, मैंने क्या बना दिया है, ओह अरे हाँ हाँ, ये अपना क्या है भाई, मूव तो ये करवाएगा ना, इसको अपोजिट कर दो गलती से, यही कह रहे हैं। हाँ देखो, मूव क्या करेंगे, ये मूव थोड़ी कराएंगे इनको, मूव कौन कराएगा, मतलब जो भी पार्ट है वो ही तो कॉन्ट्रैक्ट और उसको रिलैक्स करेगा भाई, जब उसको कॉन्ट्रैक्ट करना है और जब उसको रिलीज करना है। तो ये जो मेन कंपोनेंट है ये हो गया गार्ड, वो उल्टा लिख दिया, मेरे को लगा आप इसी की बात कर रहे हो। और ये हो गया अपना क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट में क्या है आपका, सिंपली क्लोरोफिल भी प्रेजेंट है। क्लोरोप्लास्ट का काम कुछ नहीं है, वो उसका एक मेन पार्ट है। वो तो आप जब एनिमल सेल वगैरह पढ़ते हो ना, 9th में आपने पढ़ा था एक एक कंपोनेंट, ठीक है ना, उसके वो स्पेसिफिक वो एक अलग चीजें हैं कि उसका सेल ऑर्गेनेल का काम क्या है, फूड वैक्यूल का काम क्या है वो। लेकिन जो आपका जो मेन जो क्लोरोफिल है वो किसके अंदर प्रेजेंट रहता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर। तो एक तरीके से आप ये भी कह सकते हो ना कि क्लोरोप्लास्ट में ही क्या होता है आपका, क्लोरोफिल। तो क्लोरोप्लास्ट की हेल्प से क्या होती है, फोटोसिंथेसिस, ठीक है ना। ये हो गया। अब लिखिए स्टोमेटा का पर्पस समझ में आया, एक्सचेंज ऑफ गैसेस CO2 एंड ऑक्सीजन विद द हेल्प ऑफ दीज टाइनी पोर्स। लिखिए इसमें स्टोमेटा में लिखिए, दे आर टाइनी पोर्स present on the surface of the leaves, full stop, massive amount of
gaseous exchange, massive amount of gaseous exchange takes place in the leaves, through these pores for the purpose of क्या काम है, फोटोसिंथेसिस करवाना है, फॉर द पर्पज ऑफ फोटोसिंथेसिस। फिर लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, अब जो ओपनिंग और क्लोजिंग है इन पोर की, ये किस पे डिपेंड कर रही है, किस पे, गार्ड सेल पे। तो वो तो गार्ड सेल कर रही है, लेकिन ये कब स्वेल होता है, जब पानी की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होती है तो वो क्या करेगा, स्वेल कर देगा। देखो अब वो बात आती है स्वेल ही क्यों करेगा। अब मान लीजिए यहाँ पे पानी की कॉन्सेंट्रेशन आ गई बहुत ज्यादा, अब इसको पानी को क्या करना है, जैसे मान लीजिए उसको एवोपरेट करना है, मुझे इतना पानी चाहिए नहीं, तो पानी चाहिए नहीं तो किसी चीज को आपको, जैसे मान लो घर में बहुत सारे लोग आ गए, अब आपको भगाना है, तो अब दरवाजे को खोलोगे या बंद करोगे, किसी को भगाना है ना, बोले जाओ यार प्रभु अब तो तुम छोड़ दो पीछा, तो आप क्या करोगे, दरवाजों को खोल दोगे। तो जैसे ही दरवाजों को खोलोगे इट मींस कि पोर्स खुलेंगे तो सनलाइट उस पर पड़ेगी, और सनलाइट जैसे ही पानी पे पड़ेगी तो वो क्या हो जाएगा, एवपोरेट। तो वहां पे ही जो आप प्रोसेस पढ़ते हो ट्रांसपीरेशन, अभी जो अपन आगे पढ़ेंगे भी, तो वही तो हो रहा है, वो भी किसके थ्रू होगी, इसी के थ्रू होगी कि भाई आपको सिंपली पानी को एवोपरेट करना है। तो टाइनी पोर्स जब हो जाएंगे तो खुल जाएगा और वो एवोपरेट हो जाएगा, और जब पानी मतलब कम है तो पानी को बचाना है कि भाई एवोपरेट ना हो जाए। लाइक जो यहाँ भाई पानी को बचाना है तो बचाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको उन पोर्स को बंद रखना पड़ेगा, और बंद रखेंगे तो सनलाइट के अंदर एंटर नहीं करेगी और वो एवोपरेट इजीली नहीं होगा। ठीक है ना, तो लिखिए opening and closing of the pore is a function of guard cells। किसका काम है, गार्ड सेल्स का, फुल स्टॉप। गार्ड सेल्स swell मतलब फूलना ना, swell when water flows into them causing the stomatal pore to open, full stop। Similarly the pore closes if the guard cell shrinks, if the guard cell shrinks। तो ये हो गया अपना तो अपन ने कहां तक कंप्लीट कर लिया है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन तक। अब अपन हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के अंदर जो स्पेसिफिक चीजें हैं, लाइक जो ह्यूमन बीइंग का है, एमोइबा भी किसके अंदर आता है, होलोजोइक में, होलोजोइक के बारे में पढ़ेंगे, है ना। तो हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ठीक है। और सबसे पहले अपन पढ़ते हैं न्यूट्रिशन इन होलोजोइक में, अपन एमोइबा के बारे में पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट हेडिंग डालिए, न्यूट्रिशन इन एमो। ये कैसा, कितने सेल का ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर, मतलब सिर्फ सिंगल सेल्ड है। एक सेल के अंदर क्या क्या होती है, न्यूक्लियस होता है, इसमें सिर्फ एक ही सेल है, फिर एक सेल के ही टाइप है।
बस एक ही सेल है टोटली, और अपनों में हजारों लाखों करोड़ों सेल है, ये मात्र एक ही सेल है, एक, सिर्फ ओनली सिंगल, एक ही सेल के टाइप के ग्रुप है, नहीं सिर्फ एक ही सेल है, यूनिसेलुलर है ना। अब देखो, अब न्यूट्रिशन जो एमोइबा है अपना खाना कैसे लेता है, कैसे उसे एनर्जी मिलते हैं, उसके बारे में अपन अब स्टडी करते हैं। तो इधर देखिए, सिंपली एमोइबा का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है, इस तरह से डॉट डॉट, ये हो गया आपका सिंपली उसका, एक सेल के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, ठीक है। तो ये सिंपल सेल है, ये इसको अपना खाना ये यहाँ पे दिखा, ये इसका क्या है, फूड है, इसको ये दिखा, तो क्या हुआ, ये फूड को एक्वायर करने के लिए थोड़ा बहुत मूव किया, मतलब यूनिसेलुलर है। अब इसने क्या किया कि यहाँ पे जहाँ फूड पड़ा था वहाँ पे एक तरीके सा मुंह बना लिया, जैसे अपन मुंह खोलते हैं खाने के लिए, अभी इसका एक टर्म भी नाम लेंगे, इस तरीके से मान लीजिए ये इसका अपना है ही खुद का, और ये जो फूड है ये कहाँ आ गया, ये इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, सूडोपोडिया, ठीक है। अब क्या हुआ, जैसे ही इसने इसको अंदर लिया, मतलब अपना एक ओपनिंग मुंह खोला, किसको, अपने फूड को एक्वायर करने के लिए, अंदर लेने के लिए, तो क्या हुआ, ये इसके अंदर फूड इसका, ये फूड इसका इसके अंदर चला गया, इस यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में। अब क्या होगा कि जहां ये फूड गया, यहां पे एक प्रकार का एक गैप क्रिएट हो जाता है, एक वैक्यूल, वैक्यूल मीन्स होता है एक स्पेस बनना, एक स्पेस बन जाता है, जो जिसे बोलते हैं, इसमें बोलते हैं फूड वैक्यूल, क्या बोलते हैं, फूड वैक्यूल। इस फूड वैक्यूल का काम क्या है, ये भी जो भी फूड है ये कैसा फूड होगा, एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल होगा। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल को, फूड को इंजेस्ट करने के लिए, जैसे अपनी बॉडी है, अपन बॉडी में किसी भी प्रकार का, कभी अपन रोटी खाते हैं, मतलब कभी कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, कभी प्रोटीन खाते हैं, कभी फैट खाते हैं, लेकिन अल्टीमेटली अपन को मिलती क्या है, एक तरीके से एनर्जी। तो इसका मतलब ये है कि जितने भी कॉम्प्लेक्स मटेरियल्स होते हैं अपनी बॉडी की या फिर किसी भी ऑर्गेनिक, तो वो कॉम्प्लेक्स मटेरियल्स को किस में कन्वर्ट करता है, वो सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल्स में, ताकि उसको वो क्या कर सके, डाइजेस्ट कर सके या फिर एब्जॉर्ब कर सके, एंड फॉर गिविंग दी एनर्जी फॉर हिमसेल्फ, ठीक है। तो ये क्या होगा, फूड वैक्यूल क्या करेगा, जो कि ये मटेरियल है इसको क्या करेगा, सिंपल मॉलिक्यूलर फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। अब जैसे ही इसको कन्वर्ट किया, तो यहाँ पे कन्वर्ट, एब्जॉर्ब करने के बाद, मतलब फूड वैक्यूल ने इसको कन्वर्ट किया और एब्जॉर्ब करने के बाद अगेन क्या बच गया, सिंपल न्यूक्लियस, मतलब इसको अपना न्यूट्रिशन मिल गया। न्यूट्रिशन मिलने के बाद ये क्या करेगा, सिंपली कोई मान लीजिए कोई इतना था, तो कोई वेस्ट हो सकता है, तो वेस्ट को अगेन ये क्या कर देगा, बाहर निकाल देगा, मतलब अपने से सीधा एक्सक्रीट आउट, सिंपली यहीं से, है ना। और ये जो इसको जो एनर्जी मिलनी थी वो इसको मिल गई, तो जो वेस्ट बचा उसको इसको फाइनली इसने क्या कर दिया, एक्सक्रीट आउट कर दिया। तो ये अपना पूरा प्रोसेस रहता है न्यूट्रिशन इन हमें। सबसे पहले क्या किया कि कोई भी फूड इसके पास में आया, इसने क्या किया, एक अपना एक माउथ फेसिंग स्ट्रक्चर कह लो सिंपली, या फिर एक स्ट्रक्चर बोलते हैं जिसको सूडोपोडिया, ये नाम याद रखना, क्या बोलते हैं, है ना, पी साइलेंट है तो क्या हो गया, सूडोपोडिया। फिर सूडोपोडिया से बाद में जब ये अंदर चला गया, अंदर जाने के बाद ये वापस बंद हो जाता है, फिर सूडोपोडिया अगेन बंद, सूडोपोडिया बंद होने के बाद फिर यहाँ पे जैसे ही फूड इसके अंदर जाने के बाद क्या क्रिएट होती है, फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल का काम क्या है, सिंपली इसको जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल उसको किस में कन्वर्ट करना, सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल में, और साथ ही साथ उसको एब्जॉर्ब करना, और एब्जॉर्ब करने के बाद उसको क्या मिलेगी, एनर्जी। फिर क्या होगा, ये वेस्ट मटेरियल है, सिंपली इसको ये मत समझ लेना है खाना है ना, ये है वेस्ट मटेरियल, और वेस्ट मटेरियल को फाइनली क्या कर देगा, ये अपने एमोइबा अपने थ्रू एक्सक्रीट आउट या फिर बाहर निकाल देगा। तो ये प्रोसेस रहता है, मात्र छोटा सा है, क्या है, न्यूट्रिशन इन एमोइबा, ठीक है। क्या करता है, क्या क्या बन क्यों रहे हैं, हाँ पढ़ क्यों रहे हैं, पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि आप बॉडी है,
अपन यूनिसेलुलर है या मल्टी सेलुलर है? मल्टी सेलुलर में भी कॉम्प्लेक्स हैं अपन, मतलब मल्टी सेलुलर तो और भी बहुत सारे हैं, लेकिन अपन कॉम्प्लेक्स फॉर्म है। तो इसका मतलब ये है कि आपका एक छोटा सा सेल में इतनी ताकत है। तो सोचो इस मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो कि एक ह्यूमन बीइंग है या कोई भी है, उसमें क्या क्या चीजें हैं। तो अपन छोटे से लेवल से लेके बड़े से बड़े कॉम्प्लेक्स लेवल तक चीजें पढ़ रहे हैं। समझ में आई बात है ना? अब ये वाला डायग्राम बना लो और फिर मैं लिखवाता हूँ, वो लिखिएगा। नहीं, सिंपली ये एक्सक्रीट आउट कर देता है, बाहर निकाल देता है। एक्सक्रीशन का प्रोसेस नहीं होता उसमें, जो इसको एब्जॉर्ब करना था वो किसने कर लिया? फूड वैक्यूल ने। फूड वैक्यूल के बाद जो वेस्ट मटेरियल बचा वो सिंपली जैसे इसने इसको इन किया था ना सूडोपोडिया बना के, और सिंपली इसको बाहर निकाल देता है। जो भी इसके काम को, इसको एब्जॉर्ब करने के बाद जो वेस्ट बचा उसको बाहर निकाल देगा। और सिंपली परमीशियम में भी ऐसा ही होता है, वहां पे सीलिया बन जाता है सूडोपोडिया की जगह। लेकिन ये आपसे ना ये डायग्राम पूछ लेते हैं कई बार 2 नंबर 3 नंबर में, फिर न्यूट्रिशन एंड अमोइबा बता दीजिए। मेरे को ये बड़ा प्यारा लगता था अमोइबा वाला, छोटा सा क्वेश्चन था, इजी सा। सूडोपोडिया याद रखना है, फूड वैक्यूल याद रखना है, और अपना 3 नंबर पक्के। फूड वैक्यूल ऐसे दोनों सूडोपोडिया है, दोनों जॉइन होते हैं, फिर बीच में जो खाना है वो उसको वैक्यूल बुक में वैसे बना हुआ है। कैसे कैसे बना हुआ है? इधर ऐसे ना कि पहले ये है, फिर इस टेंटाकल्स ये थोड़े से और आ जाएंगे आगे, फिर ये थोड़ा और आगे आएगा। नहीं टेंटाकल्स आगे आ जाएंगे, पूरे फूड पार्टिकल को कवर करेंगे। अच्छा, इस तरह से, हाँ, और फिर बाद में बन जाएगी। हाँ, नहीं, मैं एनसीईआरटी को फॉलो करता हूँ मोस्टली, है ना, तो एनसीईआरटी में इतना नहीं होता। वो देखो, तो आप जितनी बुक्स फॉलो करोगे ना उतने अपन स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं जो सीबीएसई ने दी है। कैसे है ये ना? नहीं, ये ठीक है, एकदम एकदम करेक्ट है। एनसीईआरटी में शायद मैं पता नहीं, मैंने एग्जैक्टली देखा नहीं, लेकिन ये सही है एकदम। देख लो कैसा है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे बहुत सारा में, किसी में कॉम्प्लेक्स बनाता है, किसी में। सीबीएसई में ना मेन होता है कि लाइक आप कंटेंट क्या लिख रहे हो और कितना स्वीट फॉर्म में लिख रहे हो, जितना पूछा है। देखो इसमें कैसा है, ऐसा ही है क्या अपने जैसा? दिखाओ। अच्छा, हाँ, वो लास्ट टिप तक बनाया है। हाँ, ये तो फूड वैक्यूल बनेगा ना भाई। ये अंदर चला गया, फिर ये धीरे धीरे मुंह इसका बंद होगा भाई। अपन मुंह खोलते हैं, बंद भी तो करोगे ना, तो बंद करोगे तो एक टिप बन जाएगी और वही फूड वैक्यूल क्रिएट हो जाएगा। सिंपल, ये भी सही है एकदम, कोई दिक्कत नहीं। जिसको आप हाँ, फूड वैक्यूल एम्प्टी स्पेस तो क्रिएट हुआ है ना, देखो वहाँ पे जब इसने मुंह खोला, फिर जब वो बंद होगा अगेन तो इस तरह से हो जाएगा, वही फूड वैक्यूल हो गई। आज दीक्षा बर्थडे मना रही है। एग्जाम देने दिया था कल, कैसा लगा हुआ? वो तो मेरे को पता चला, सबको तो 11 बजे का बोला था, आप 12 क्यों आए? मैंने इसलिए तो 11 करा था और वो खुद ही नहीं आई। तो 12 बजे आया, दे लिया था ना। ठीक, चलो बन गया। लिखो यूनिसेलुलर स्लैश सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, इसमें लिखे आगे, लिखिए इसमें आगे, फूड इज टेकन अप थ्रू एंटायर सरफेस, is taken up through entire surface, but as the complexity of the
organism increases, different parts become specialized to perform different function। सिंगल सेल में सिंगल सेल ही काम कर रहा है, लेकिन जब बात होती है कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स की तो वहां पे हर एक काम करने के लिए क्या आप एक ही हार्ट से सब कुछ काम कर लेते हो क्या? खाना पीना पचाना नहीं, हार्ट का अपना काम है, स्टमक का अपना काम है, लंग्स का अपना काम है, ठीक है। अब जो सूडोपोडिया का है वो इस तरह से, इसको इस तरह से याद करने में इजी रहेगा। सिंपल एमोइबा था, क्या उसने फूड को इनटेक करने के लिए क्या खोला? सूडोपोडिया के बाद क्या बना आपका? फूड वैक्यूल, और फूड वैक्यूल के बाद क्या हुआ? एब्जॉर्ब हुआ आपका फूड, और फूड एब्जॉर्ब होने के बाद वेस्ट मटेरियल था वो हो गया सिंपली आपका एक्सक्रीट आउट। इसको बनाइए, और सिंपली अगर आपसे कोई पूछ ले सूडोपोडिया क्या है? एक्सटेंशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। Diffusion from complex material to simple organic material, ये फूड वैक्यूल की प्रोसेस में ही होगा। ठीक है ना, थ्योरी लिखने से बेटर है ना, इजीली बन गया, और आप इसको चाहो तो कैसे भी लिख सकते हो। तो सबसे पहला प्रोसेस था एमोइबा, सूडोपोडिया अपना एक्सटेंशन किया सेल मेम्ब्रेन का, फूड को इंग्रेस करने के लिए, इंग्रेस होने के बाद क्या फॉर्म हुआ? फूड वैक्यूल। उसने क्या किया? फूड को टेक किया और डाइजेस्ट किया, और साथ ही साथ डिफ्यूजन जो कॉम्प्लेक्स मटेरियल था उसको सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल में, और यहाँ पे अगर लिखना चाहो ब्रैकेट में तो लिख सकते हो बाय दी हेल्प ऑफ, कोई बताएगा किसकी हेल्प से करता है? स्पेसिफिक, अगर यूनिसेलुलर में ऑस्मोसिस नहीं, हाँ डिफ्यूजन कहाँ पे होता है? यूनिसेलुलर, हाँ साइटोप्लाज्म, वेरी गुड। इसमें साइटोप्लाज्म में। अगर आपसे कोई पूछ ले कि जो ये डिफ्यूजन है कॉम्प्लेक्स मटेरियल टू होता है,
ठीक है, तो क्या होगा, साइटोप्लाज्म। तो ये भी लिख लेना। और फिर साइटोप्लाज्म के बाद एब्जॉर्ब हो जाएगा, फिर जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो क्या हो जाएगा, वेस्ट मटेरियल के फॉर्म में एक्सक्रीट आउट हो जाएगा, मतलब बाहर निकल जाएगा। तो ये हो गया अपना न्यूट्रिशन इन एमोइबा। इसमें सेकंड डालिए, मतलब हेटरोट्रॉफिक में ही सेकंड, परमीशियम। किसके बारे में पढ़ेंगे, न्यूट्रिशन इन परमीशियम लिख लीजिए। इसमें कुछ नहीं है, आप सिंपली लिखिए। ये मल्टी सेलुलर है, यूनिसेलुलर है? हाँ, परमीशियम नहीं, अगेन इट इज ऑल्सो यूनिसेलुलर। कैसा है, सिंगल सेल्ड है। स्पेलिंग पता है परमीशियम की? परमीशियम, हाँ, पैरामीशियम। परमिशन भी तो पता नहीं कैसे कैसे नाम आएंगे। हम बोलते थे ये साइलेंट क्यों किया यार, साइलेंट ही करना था तो लगाया क्यों? बहुत सारे टर्म्स होते हैं इंग्लिश में। हाँ, सुनामी, टी सुनामी। पहले हम पढ़ते थे ना, जब पहली बार मैंने शायद 2000 जब सुनामी आई थी ना 2004 में, पता है आप लोगों में से जन्म हुआ होगा, है ना? 2005 में हुआ था। अरे आपने तो सुनामी नहीं देखी। मैं 2004 में 4th स्टैंडर्ड में था उस वक्त। 31 दिसंबर को सुनामी आई थी। जोटवाड़ा में हम रहा करते थे पहले, है ना, जब फादर की ड्यूटी कश्मीर से हम आए थे तब, तो वहाँ पर सब सुनामी आई, तब 4th स्टैंडर्ड में था। तो पूरे न्यूज़ वगैरह में बुरी तरह से था। तो वो पहली बार वो इंग्लिश पेपर आया करता था किसी के, तो ये लिखा था। मैं बोला यार ये क्या है, टू सुनमी, मतलब मेरे से पढ़ा नहीं जाता था। लेकिन फिर किसी ने बताया कि ये, फिर हमने अपन तो हिंदी पढ़ लेते हैं, राजस्थान पत्रिका। इंग्लिश अपनी बस की नहीं है। ये अपने जो नॉर्थ साउदर्न रीजन है ना, सुनामी कहाँ आएगी, जहाँ पे कोस्टल एरियाज होंगे, तो कोस्टल एरियाज में बहुत लोग मरे थे। बहुत ज़बरदस्त ट्रेजेडी हुई थी 2004 में। 31 और न्यू ईयर से जस्ट एक दिन पहले कुछ जगह, मतलब 26 को आई, 26 से तो वहाँ पे एक पॉइंट बनता है सुनामी आने के लिए, पॉइंट की अर्थक्वेक आता है ना सी में, तो क्या जनरेट होगी, वो वेव्स जनरेट होंगी। और जितना भी कोस्टल रीजन से बहुत बहुत लोग मरे थे, है ना। तो ये 2004 के वक्त है, मतलब 2005 के न्यू ईयर में आप एंटर कर रहे थे, तो सोचो इतना काफ़ी, बहुत पूरे घर के घर 5-5, 6-6 मंजिल के टूट के डूब गए थे। बहुत तगड़ा हुआ था उस वक्त। चलो लिखो, पैरामीशियम में लिखिए, इट इज ऑल्सो ए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, कॉमा द सेल हैज ए, इसका एक फिक्स शेप होता है, द सेल हैज ए डेफिनाइट शेप। हाँ, जिसके पूरे वो साइड में इस तरह से होते हैं ना अपने, हाँ इस तरह से ऐसे वाला वही होता है ना, आपके 9th में आपने एग्जाम भी देखा होगा बुक में। हाँ, तो लिखिए, हैज ए डेफिनाइट शेप एंड फूड इज टेकन इन एट ए स्पेसिफिक स्पॉट। एक सेल के अंदर एक प्रॉपर स्पॉट होता है, वहां पे खाना जाता है। सिंपली जैसे ये एक्वायर करते हैं ना एमोइबा, ठीक है। फिर लिखिए, फुल स्टॉप, फूड इज मूव्ड टू दिस स्पॉट बाय द मूवमेंट ऑफ, food is moved to this spot by the movement of cilia, cilia which cover the entire surface of the cell, मान लीजिए पैरामीशियम है और ये आपका इसने फूड को इंग्रेस किया। अब ये इसमें एक चीज़ ये है कि एक प्रॉपर स्पेसिफिक स्पॉट होता है जहाँ पे ही खाना क्या होता है, डाइजेस्ट होता है। इसके केस में पैरामीशियम। तो अब क्या करना है कि इधर इसको लेके आना है। अब लेके आने का काम कौन करेगा, यहाँ से यहाँ तक सीलिया। कौन क्या काम करेगा, सीलिया मूवमेंट करवाएगा फूड का
टू दैट स्पेसिफिक स्पॉट, ताकि यहाँ पे आके फूड डाइजेस्ट हो सके। डाइजेस्ट होने के बाद जो अनडाइजेस्टेड पार्ट है वो अगेन इससे बाहर निकल जाएगा और सीलिया का काम हो जाएगा कि इसका मूवमेंट कराना फूड का टू दी स्पेसिफिक स्पॉट। तो ये है आपका न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम। समझ में आई? तो ये हो गया अपना जो होलोजोइक में एक पार्ट था जो ह्यूमन बीइंग के अलावा वो। अब बात करते हैं अपन, बड़ी सी हेडिंग डालिए, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। अगर अपन किसी भी होलोजोइक न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो जो न्यूट्रिशन होता है किसी भी होलोजोइक में इंसान भी आ गया, ह्यूमन बीइंग भी आ गया, एनिमल्स भी आ गए, तो वो 5 प्रोसेस के थ्रू होता है। द फर्स्ट वन इज, कोई बताएगा? इंजेशन। इंजेशन के बाद क्या होगा? डाइजेशन। डाइजेशन के बाद क्या होगा? डाइजेशन के बाद क्या होगा? एसिमिलेशन के बाद क्या होगा? डाइजेशन के बाद आएगा एब्जॉर्प्शन, देन एसिमिलेशन एंड द फाइनल वन इज एक्सक्रीशन, या फिर इसको बोलते हैं इजेशन इन दिस साइंटिफिक टर्म। ठीक है, क्या बोलते हैं? अब देखिए, सबसे पहले इंसान अपनी बात करते हैं, खाने को मुंह में लेंगे, क्या खाने पड़ा रहने से ही अपने को डाइजेस्ट हो जाएगा? क्योंकि हम क्या लोग हैं? चोर लोग हैं, मतलब अपन खुद का खाना खुद नहीं बनाते। अब आप कहोगे सर हम तो खुद ही रोटी बेल बेल के बनाते हैं इतनी मेहनत से, तो वो नहीं है। लेकिन आप जो रॉ मटेरियल ले रहे हो वो तो बाहर से ही ले रहे हो, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करता है? उसको मुंह में लेना, दैट इज इंजेक्शन, मतलब उसको टेक करना। टेक करने के बाद जो खाना पेट में जाएगा वो डाइजेस्ट होगा। डाइजेस्ट मतलब जब वो पचेगा प्रॉपर वे में, और पचने के बाद वो एब्जॉर्ब होगा। एब्जॉर्ब मतलब जो उसमें से कंपोनेंट चाहिए, जैसे आपको एनर्जी निकालनी है तो वो किसके थ्रू होगा? जब वो एब्जॉर्ब होगा। एब्जॉर्ब होने के बाद कोई बताएगा मेरे को एसिमिलेशन क्या होता है? एसिमिलेशन ये एक तरीके से एब्जॉर्प्शन ही होता है। सिमिलरली एब्जॉर्प्शन होने के बाद जो चीजों के जो, जैसे मान लीजिए खाना पेट में एब्जॉर्ब हुआ, लेकिन एनर्जी क्या सिर्फ मतलब स्टमक वाले एरिया चाहिए या पूरी बॉडी को चाहिए? हर सेल को चाहिए। तो एनर्जी का ट्रांसफर करना, मतलब जो जहां हुआ है हर सेल्स पे पहुंचाने का काम किसका रहेगा? एसिमिलेशन। और एसिमिलेशन के बाद जो वेस्ट मटेरियल बचा, जो अनडाइजेस्टेड पार्ट है, उसका मतलब एक्सक्रीशन करना, दैट इज इजेशन। तो ये 5 प्रोसेस पे आपका क्या काम करता है? होलोजोइक का। ठीक है, तो इसको बना लीजिए एक बार। डायग्राम बड़ा है, कल बनाएं क्या? नहीं, डायग्राम बनाने में थोड़ा सा तो 5-6 मिनट लगेंगे। महेंद्र सर आएंगे ना? 50 तक आते हैं ना। चलो तो 2-3 लाइन लिख लो, डायग्राम कल बनवा देंगे। हो गया? अब लिखिए, अब मेरे को बताइए, जो भी अपन फूड को इनटेक करते हैं तो पूरा अपना एक एलिमेंट्री कैनाल है, मुंह से लेकर एनस तक का, कि जहां से अपन खाना इनटेक कर रहे हैं और एक्सक्रीट आउट कर रहे हैं, पूरा एक चैनल बना हुआ है, उसको बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल, है ना? ए से स्टार्ट है, ई से नहीं, एलिमेंट्री। ठीक है, तो लिखिए। और सबसे पहले अपन फूड को कैसे लेंगे? माउथ के थ्रू इनटेक करेंगे, टीथ के थ्रू च्यू करेंगे। च्यू करने के बाद, च्यू क्यों करते हैं? ताकि मोटे मोटे जो
पीसेस हैं, जो बड़े बड़े पीसेस उसको स्मॉलर में किया जाए और फिर धीरे धीरे उसमें एंजाइम्स क्या होते हैं वो सब अपन बात करेंगे। तो पहले लिखिए आप एक लाइन, द एलिमेंट्री कैनाल, ए से है ना स्पेलिंग, ALI, द एलिमेंट्री कैनाल इज बेसिकली ए लॉन्ग ट्यूब extending from the mouth to the anus, ठीक है, और extending from the mouth to the anus, ठीक है ना, और बाकी का अपन पढ़ेंगे कल, ठीक है।